नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही सुखद दिन है काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एग्जामिनेशन क्रैक किया है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हुआ है। और हमारे साथ ऐसे एक खुशकिस्मत कैंडिडेट बैठे हुए हैं, प्रयास कुमार जी, जिनका आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हो चुका है फाइनली, एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। तो प्रयास जी, अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है। जी, मैं पूर्णिया बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने क्लास 10th रामकृष्ण मिशन से करा था, विद्यापीठ देवघर। और मैंने ग्रेजुएशन करा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और वो मैंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है, मणिपाल जो कर्नाटका में है। उसके बाद मैंने 2 साल सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है, और 2020 अगस्त से मैंने बैंकिंग की तरफ होल हार्टेडली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। और मेरा ये पहला अटेम्प्ट था, और मेरा ये क्लियर हो गया पहले अटेम्प्ट। अच्छा, तो प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए कि किस तरह से प्रिपरेशन किया और क्या लगता है कि आपने क्या सही किया जो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। जैसे मैंने मॉक्स काफी लगाए थे, मैंने बहुत ज्यादा मॉक्स लगाए हैं। मतलब 3 मंथ्स के ही पीरियड में मैंने अराउंड 250-300 मॉक्स लगाए थे। मेरा वो रूटीन एक रहता था कि आपको हर दिन अराउंड 2 to 3 मॉक्स देना है, और आपको उसको कम्प्लीटली एनालाइज करना है उस मॉक्स को। कि आप जैसे, बहुत होता है कि आप 330 into 330 किए, तो आप एक प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपको वो सॉल्यूशन करते वक्त देखना है कि कौन सा प्रोसेस आप, वो रफ जो शीट्स होती थी, तो उसको मैं देखता था कि मैं कैसे मैंने कैसे करा उस क्वेश्चन को। तो उससे क्या होता है कि आप समझने लगते हैं कि आप कौन सा स्टेप को एलिमिनेट कर सकते हैं करते वक्त। तो उससे क्या होता है, और क्या होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स से आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए मॉक्स को। तो जैसे कोई मशीन होता है, तो उस मशीन का क्या है कि आप डिफरेंट रीडिंग्स लेते हैं, और आपको पता चलता है कि इस रीडिंग पे उस मशीन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। तो उसी तरह से आप जब मॉक्स देंगे, कई सारे मॉक्स देंगे, कई सारे अलग अलग मेथड से देंगे। कभी आप सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे क्वांट, कभी आप पजल से स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, कभी आप मिसलेनियस क्वेश्चन से इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। तो वो क्या होता है कि आपको एक ऐसा, हर स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा एक, मतलब एक यूनिक मेथड होता है, जिसमें आप अगर यूज करेंगे वो मेथड, तो आप मतलब मैक्सिमम स्कोर आपको उस मेथड से आएगा। तो वो आप जब 50 60 70 मार्क्स लगा लेते हैं, तो वो आपको पता चल जाता है कि ये एक मेथड है, इससे हमको सबसे ज्यादा नंबर आ रहा है। तो वो आप जब, फिर वो आपका मेथड जब डिवाइस हो जाता है, तो फिर इशू क्रिएट नहीं होता है, तब आप कंसिस्टेंटली स्कोर, अच्छा स्कोर लाने लगते हैं आप कंसिस्टेंटली। हम्म। अच्छा, जो आपने शिफ्ट किया सिविल सर्विसेज की तैयारी के बाद डायरेक्ट इधर, तो वो शिफ्ट कैसा रहा और डज इट हेल्प या उससे कुछ आपको तकलीफ भी हुई शिफ्टिंग में। देखिए, चूंकि उधर मेरा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं था, बट मैंने काफी मेहनत करी थी। तो वो क्या होता है कि आपके पास एक, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी एक पेशेंस डेवलप कर देता है आपके अंदर, कि आप मतलब आप जिसमें भी लगेंगे, आप फुल होल हार्टेडली लगेंगे, डेडी। तो जब मैं आईबीपीएस का एग्जाम दे रहा था, तो मैंने इस साल का सिविल्स नहीं लिखा, क्योंकि कुछ इश्यूज हो गए थे। तो मैं घर आ गया था, मेरे फादर का तबीयत थोड़ा खराब हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब जब बैंकिंग ही करना है, तो कंप्लीटली देना है। ये नहीं कि आप कोई और भी फॉर्म भर रहे हैं, कोई और भी कर रहे हैं। जब एक एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद आगे का आगे सोचें। वो मतलब बहुत लोग के साथ क्या होता है कि वो मल्टीपल एग्जाम्स का साइमल्टेनियसली तैयारी करते हैं। तो वो मेरे को लगा कि वो सही नहीं है। वो आप एक एग्जाम को टारगेट कीजिए, उसको पहले क्लियर कीजिए, फिर आप दूसरे एग्जाम्स पे लगिए। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था जो सिविल सर्विसेज, जब मैं सिविल सर्विसेज का भी कर रहा था, तो मैं दूसरे एग्जाम्स नहीं देता था, मैं बस सिविल सर्विसेज देता था। अभी अब मैं बैंकिंग कर रहा था, तो मैं सिर्फ एसबीआई और ये दिया था, आईबीपीएस दिया था। हम्म। तो वो मुझे लगता है कि वो डेडिकेशन और वो फोकस बहुत ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम्स के क्लियर करने के लिए। तो आपने जो सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी, जी। उससे कितना हेल्प मिला बैंकिंग की प्रिपरेशन में या बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में। जी, जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी में मैं न्यूज़पेपर बहुत रीड करता था। मैं द हम्म। हिंदू में, मैंने खूब द हिंदू पढ़ा है पिछले 2 3 ईयर्स में, मैं कंटिन्यू हिंदू पढ़ता था। तो उससे क्या होता है कि आपका एक बेसिक इंग्लिश आपका काफी स्ट्रांग हो जाता है। जैसे हम्म। मुझे मेंस में ही मुझे 117 मार्क्स हैं आउट ऑफ 225। तो उसमें मुझे इंग्लिश में ही 34 है आउट ऑफ 40। तो जो अच्छा। इंग्लिश आदमी का स्ट्रांग हो जाता है, तो वो एक आपको एक होता है ना कि जैसे क्वांट है, रीजनिंग है, जीए है, तो आपको एक पोर्शन काफी स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें हम्म। अगर बाकी सेक्शंस में आपको कम भी नंबर आए, तो वो एक सेक्शन उसको कंपनसेट कर दे। तो वो एक मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी से मुझे इंग्लिश में काफी फायदा हो वहाँ पे। और मैथ्स वगैरह। मैथ्स तो मैंने प्रैक्टिस करा है, और रीजनिंग मुझे कुछ भी नहीं आता था। मतलब हम्म। मैं ऑलमोस्ट वन, मतलब ब्लैंक लेवल से स्टार्ट किया था रीजनिंग। बट हाँ, वो प्रैक्टिस करते 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 वो आदमी का इम्प्रूव हो गया। ये मतलब मेरा हम्म। इम्प्रूव हो गया रीजनिंग। और क्वांट में वो, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो डीआई में मुझे आसानी होती थी।
डी आई सॉल्व करने, तो मैं अरिथमेटिक पे उतना मैं फोकस नहीं करता था। मुझे ये पता था कि बेसिक परसेंटेज, बेसिक मल्टीप्लिकेशन से ही डीआई आते हैं, बेसिक अरिथमेटिक कंसेप्ट से। और डीआई का और भी उसके पीछे मेरा डीआई के जाने का क्या लॉजिक था कि अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर क्वेश्चंस में एक नया नया कंसेप्ट लगता है। आप क्वेश्चन 1 पे आए तो आप एक नया कंसेप्ट सॉल्व किए, क्वेश्चन 2 पे आए आप नया और डीआई में क्या होता है कि आप जो कंसेप्ट, मतलब जो पहला डायग्राम दिया हुआ है उसी पे 5 क्वेश्चन है, तो उसमें आपके हर क्वेश्चंस में आपको नया कुछ नहीं सोचना है। वो उसी चीज को आपको, बस किसी में मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है, किसी में डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी में परसेंटेज से क्वेश्चन है, तो मतलब आपको नया कुछ डेटा नहीं दिखना है, नया कुछ ये नहीं सोचना है, तो वो आपको उसमें पॉजिटिव, मतलब वो थोड़ा टाइम फैक्टर वहां पे आपको कम हो जाता है। तो ये मेरे मतलब डीआई बनाने का मेरे पीछे लॉजिक यही था, डीआई यूज करने का हमेशा। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि इसमें तो नहीं, लेकिन एक फेलियर आपको एसबीआई का भी मिला और इससे पहले जी सिविल जी। का भी, तो उससे हैंडल करना, उसको ओवरकम करना, ये कैसे आपने सीखा? जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया, पेशेंस। एक स्टूडेंट के पास पेशेंस होना चाहिए, तो किस तरह से ये चीजें आती है? देखिए, सबसे बड़ा जो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है फैमिली में, वो होते हैं फैमिली। हम्म, फैमिली से ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर कुछ नहीं होता है। मेरे भैया हम्म, हैं, मेरी भाभी है, हम्म, मेरे पापा मम्मी हैं, तो हम्म, उन्होंने कभी भी मुझ पे किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डाला कि नहीं बेटा ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। मेरे भैया, मेरा सिविल्स नहीं हुआ, मेरे भैया भाभी मुझे बैठ के समझाए कि ठीक है, इधर नहीं हो रहा है, आप किसी और में ट्राई कीजिए। तो जब मैंने बैंकिंग लिया तो उन्होंने ये भी नहीं बोला क्यों, वाई बैंकिंग, दूसरा क्यों नहीं ले सकते हो? ठीक है, आपको बैंकिंग करना है, आप कीजिए बैंकिंग। मैं इकोनॉमिकली, इमोशनली, मोरली, मेरे फादर, मेरे मदर, सब वो रेडी थे कि आपको करना है आप कीजिए, कोई प्रेशर नहीं है आप पे कि नहीं ये है। और अच्छी हम्म, बात यह है कि 31 मार्च को मेरे फादर रिटायर किए हैं और अच्छा। 1 अप्रैल को मुझे जॉब लग गया। अरे वाह, चलिए अच्छी बात है ये तो, बिल्कुल। तो हाँ, और कंटिन्यू कीजिए कि पेशेंस। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक वो होता है कि आपको फैमिली सपोर्ट काफी होना चाहिए। और एक क्या होता है कि जो मुझे लगता था कि एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होता था, मतलब एक हम जो पॉलिसी फॉलो करते थे वो कैरेट एंड स्टिक। जैसे कि आपको कोई चीज एक दिन में करने में बहुत मजा आता है, ठीक हम्म, है, जैसे कि मुझे टीवी सीरीज देखने की आदत थी, तो मुझे टीवी सीरीज देखने में बहुत मजा आता था। तो मैं ये सुबह उठता था तो मैं ये सोचता था यार मैं ये एक एपिसोड तभी देखूंगा जब मैं ये कर लूंगा, जब मैं एक टेस्ट बना लूंगा, तभी मैं देखूंगा। तो वो आपको एक कैरेट भी था वो टीवी सीरीज देखना, और हम्म, स्टिक था कि वो आपको फॉलो करेंगे तभी मैं देखूंगा। और मैं हम्म, स्ट्रिक्टली अपने फादर को ही बोलता था यार मैं मोबाइल छूंगा तो आप मुझे टोक दीजिएगा आके कि हम्म, ऐसे ऐसे नहीं करना है, तुमने प्रॉमिस करा है, ये नहीं करना है। तो वो एक फैमिली का एक जो सपोर्ट होता है वो मुझे लगता है अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे तो हम्म, लगता है कि फैमिली के सपोर्ट के अलावा बिना आप आगे लाइफ में करना थोड़ा टफ हो जाता है। करते हैं बट थोड़ा टफ हो जाता है। हम्म। तो कौन सी वेब सीरीज आपकी अभी तक की फेवरेट वेब सीरीज रही है? अभी मैं स्टार ट्रेक देख रहा हूँ, नेक्स्ट जनरेशन, द स्टार ट्रेक नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, इससे पहले मतलब मैंने बिग बैंग थ्योरी देखी थी। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मैंने 2 बार बिग बैंग थ्योरी देखी। हाँ हाँ, काफी मतलब वो सूदिंग रहता है। जी 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 जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, जो फेल कर जाते हैं, जैसे कि आपका भी एसबीआई पीओ में फेलियर रहा, तो क्या रीजन रहता है कि स्टूडेंट्स फेल करते हैं और आप सक्सेस कर गए? इसमें डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स में? जी, मुझे बस ये लगा, मैंने, मेरे काफी दोस्त हैं जो उन्होंने अपियर किया था एग्जाम, मुझे ये लगा कि वो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं समझ पाते हैं एग्जाम में। उन्हें क्या हम्म, लगता है कि मतलब बैंकिंग एग्जाम जो है वो ऑल अबाउट आपका एफिशिएंसी पे है। इट इज हम्म, नॉट अबाउट प्रूविंग योरसेल्फ। आपको प्रूफ हम्म, नहीं करना है कि मैं टफ क्वेश्चंस बना लूंगा तो हम्म, आई एम बेटर देन द अदर स्टूडेंट, ये नहीं है। हम्म, आपको अपना एफिशिएंसी पता, जैसे कि मेंस में रीजनिंग आती है, रीजनिंग में हम्म, पजल्स आते हैं, वो काफी टफ पजल्स होते हैं। मैं हम्म, आज तक मैंने कभी भी एक भी पजल सॉल्व नहीं करा। मैं क्या करता था कि मैंने क्रिटिकल रीजनिंग, उसमें एक आता है 6-7 क्वेश्चन क्रिटिकल हम्म, रीजनिंग जो आपको एनालॉजी बेस्ड होता है, डिड्यूस डिड्यूस करके। तो मैंने उसके कुछ 1000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, क्योंकि हम्म, वो क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता है और हम्म, वो आपको तुरंत सॉल्व हो जाता है। अगर आपने लॉजिक क्रैक कर लिया तो 8 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन रहते हैं तो आप 5 क्वेश्चन उसमें सही कर सकते हैं। तो हम्म, वो वहां से आपको समथिंग अराउंड कट ऑफ के इतना मार्क्स फेच कर देते हैं वो। हम्म, उसके बाद जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे इनपुट आउटपुट हुआ, सिलॉग हुआ, रिवर्स सिलॉग हुआ, या हम्म, आपको कोई भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की क्वेश्चन है या कुछ भी है, तो वो आप कर सकते हैं। और पजल के साथ करने में जो मैंने जो एनालाइज किया था कि पजल के साथ आप करेंगे तो मिसलेनियस क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास कम समय रहता है।
तो हम्म। वो एक मतलब एक नहीं होता, एक परफेक्ट वे हो जाता है कि ये मेरे को सूट कर रहा है, मैं इसी तरह से बनाऊंगा इस पेपर को। तो हम्म। ये चीज बच्चे मतलब ये मेरे लिए काम किया, ये हो सकता है किसी और के लिए ना करे काम। तो वो हो सकता है किसी और के लिए, वो हो सकता है कि पजल का कुछ एक पोर्शन होता है जिसमें बच्चे काफी स्ट्रांग होते हैं। तो वो हम्म। बच्चे वो समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए, ये भी कर लेंगे। तो ये चीज जैसे सिंपल इंटरेस्ट सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट होती है इसमें, तो मैं कंफर्टेबल नहीं था कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो मैंने कभी भी उसके ऊपर दिमाग ही नहीं लगा। क्वेश्चन कंपाउंड देख, आसान हो या भारी हो, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं अच्छा। छोड़ूंगा। मैं हम्म। छोड़ूंगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं उस क्वेश्चन को। कंपाउंड इंटरेस्ट हम्म। देखा, मैं छोड़ दूंगा वो क्वेश्चन। तो वो क्या होता है कि आप जब प्रैक्टिस करने लगते हैं, मेंस मॉक देने लगते हैं, चाहे मेंस के मॉक हो जाए, तो आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन बनाना है, ये छोड़ना है। और जब जिस समय आप ये नैक डेवलप कर लीजिएगा, तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिक आने लगेगा। अच्छा, तो मतलब आप बोल रहे हैं कि आप सिलेक्टिव तैयारी किए, ना कि सारे कुछ के पीछे पड़े। नहीं क्या नहीं नहीं। क्या ये एक रीजन है कि इतने कम समय में आपका सिलेक्शन हो गया? हाँ हाँ, वो क्या होता है कि आप जब बहुत तरह के मॉक्स बनाएंगे, बहुत सारे अवेलेबल हैं, इनफैक्ट गाइडली का भी अवेलेबल है, मैंने वो भी सब्सक्राइब किया था। तो उससे हम्म। क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि इस जैसे फिक्स है ना, क्वेश्चंस फिक्स है, क्वेश्चंस के पैटर्न फिक्स हैं। जैसे कि आपको ये आता ही है, सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन आता ही है। जैसे आपको ये भी आता है, क्या उसको बोलते हैं, आपको मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज आता ही है। तो और फिर आपको ये भी आता है, वो डीआई 2 क्वेश्चन आएंगे ही। एक आपको ये आता है, वो फिक्स है कि आएगा, वो ट्रेन और पोल वाला क्वेश्चन है, वो भी मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आएंगे। तो वो क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि हमको क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करना है, क्योंकि मैक्स वो आपको क्वाड्रेटिक आएगा, आइदर सिंप्लीफिकेशन है। तो वो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो फिक्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग ही क्वेश्चन, ज्योमेट्री पूछ दिया आपसे कुछ, या ट्रिग्नोमेट्री पूछ दिए। वो सिलेबस डिफाइंड है, तो हमको पता है कि हम इस टॉपिक में कंफर्टेबल हैं। तो हम ये टॉपिक को सिर्फ कंफर्टेबल नहीं, अपने कंफर्टेबल लेवल से थोड़ा आगे जाके उसको 100% कर लें, ताकि उससे कोई भी हम्म। क्वेश्चन आए तो वो मुझे बनाना है। जैसे मिसिंग नंबर सीरीज में बनाता था, रॉन्ग नंबर सीरीज में नहीं बनाता। कभी मैंने हम्म। नहीं छुआ ही नहीं है, मैं वो देखता था रॉन्ग नंबर सीरीज तो मैं छोड़ देता था, कि उसमें हमको 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। और वहाँ एक एक सेकंड का काफी वैल्यू होता है। वो आप 1 सेकंड में आप, हो सकता है कि आप 1 सेकंड 1 सेकंड 5 सेकंड, आपके कोई 5-7 सेकंड में क्वेश्चन बन जाए, आपसे सिंप्लीफिकेशन बन जाए, आप देखते ही मार दी। तो जैसे हम्म। एक आईबीपीएस के क्वेश्चन में इस बार आया था कि कुछ आपको वो फीमेल मेल फीमेल का कुछ इलिटरेट रिलेटेड करे, तो उसमें कुछ था कि आपको माइनस करना था, सिर्फ डेटा उठाइए और माइनस कर दीजिए उसको। तो वो क्या होता है कि वो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। तो ये एक हम्म। हमको लगता है कि ये एक इशू होता है, यही एक प्रॉब्लम है। अच्छा, आपने एक बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात की। मुझे लगता है कि जितने भी मैं यहाँ पे कैंडिडेट्स को देखता हूँ वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं इतने सारे मॉक्स दिया तो मुझे पता चला कि अच्छा, दिस इज वर्किंग फॉर मी। ये जो तरीका है क्वेश्चन बनाने का, ये मेरे लिए वर्क कर रहा है। तो ये आपने किसी का सुन के किया कि अच्छा इस तरह से करना चाहिए या उस तरह से करना है, ये खुद डेवलप किया? क्योंकि मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट दूसरे का सुनते हैं, वो ये नहीं पहचानते हैं कि ये मेरे लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, और उसको मतलब आंख मूंद के बस उसको फॉलो करने लगते हैं। कि जैसे मैंने पहला मॉक दिया था, तो मुझे 26 मार्क्स आए थे, पहले प्रीलिम्स के मॉक में 26 मार्क्स आए थे। तो मैंने एक दोस्त से बात किया, तो वो भी, उसका भी आईबीपीएस हुआ है, सेम मेरे साथ ही हुआ है उसका भी। तो उसने कुछ कुछ मुझे बताया कि आप ऐसे एक बार आप ऐसे भी ट्राई करके देखिए। तो हम्म। पहले मैं कुछ अलग टाइप से बनाता था, फिर मैंने उसका भी एक मेथड ट्राई किया, वो भी मुझे एफिशिएंट लगा। बट वो एक होता है ना कि आपको 90% एफिशिएंट लगा, आप 95 तक हम्म। जा सकते हैं। तो मैंने हम्म। उसमें पर्सनल कुछ चेंजेस लाए कि हाँ हम्म। ये एक है। जैसे उसने मुझे रिकमेंड किया ब्लड रिलेशन नहीं बनाने के लिए, बट मुझे लगा कि मैं ब्लड रिलेशन में कंफर्टेबल हूँ। तो मैं ब्लड हम्म। रिलेशंस बनाता था। तो वो क्या होता है कि वो आप अपने से करते 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 आप समझ जाइएगा कि यही मेथड है। और वो एक बार प्रैक्टिस हो जाता है, तो अगर 80% क्वेश्चन भी उस तरह का आया, और वो आता ही है क्योंकि सिलेबस बहुत ही प्री डिफाइंड है, तो वो क्या होता है कि आप बना ही लीजिएगा उसमें मार्क्स आप। और वो सिर्फ मार्क्स देने से आता है कि आप बेसिक हम्म। कंसेप्ट जान रहे हैं, आपको पता है कि ये सबसे मोस्ट एफिशिएंट पाथ है, आप उसको फॉलो कीजिएगा तो आपके मार्क्स आए। और वो इंडिविजुअली डेवलप होता है, वो आप बाहर से अगर किसी को कॉपी कीजिएगा, तो वो आपको फिर वो आपका जो पर्सनल हम्म। इंप्रूवमेंट का चीज है वो कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। और मैं खासकर स्टूडेंट्स को इसको जोर दे के कहना चाहूंगा कि ये सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, ये जो भी बता रहे हैं आप उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, लेकिन कॉपी नहीं कीजिए। कि अच्छा, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्रयास बोलेंगे कि मैंने इस बुक से रीजनिंग पढ़ी, तो स्टूडेंट क्या करेंगे कि ये सक्सेसफुल कैंडिडेट है, ये बुक खरीदो और अंधाधुंध पढ़ने लगो। जी नहीं, ये नहीं करना है जी, एकदम नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सकता है जैसे मैं रीजनिंग में पजल में कंफर्टेबल नहीं था कभी,
तो मैं क्या करता था कि मैंने टाइम फ्रेम वो डिसाइड किया था कि 20 मिनट्स का ये टाइम है, मुझे 8 मिनट में 2 पजल, जैसे बहुत लोग का इतना प्रैक्टिस होता है कि वो 3 ही 3 मिनट में पजल बना लेते हैं, मुझसे नहीं बनता था, मैं पता था मुझसे नहीं बनेगा 3 मिनट में पजल। तो मैं 8 मिनट उसके लिए रखता था कि 8 मिनट में मुझे 2 पजल बनाने हैं, तो डेट विल अमाउंट टू अराउंड 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद मुझे वो 10 के बाद मुझे बनाना है, आपको वो फिक्स क्वेश्चन था कि मुझे उसके बाद सिलॉग बनाना है, तो मैं वो सिलॉग बनाता था, तो 3 4 उधर उधर क्वेश्चन बन गए, तो 13 14 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद लास्ट 10 मिनट्स में मैं वो बनाता था आपको ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन बनाया, और उसके बाद मैं ये बनाता था आपको वो ग्रेट इनइक्वालिटी के क्वेश्चन। तो अराउंड वो आपको 21 22 वो मेरा मैक्सिमम आउटपुट रहता था कि 21 22, और मुझे पता था कि मैं इंग्लिश में अराउंड 26 27 स्कोर कर लूंगा, तो 46 47 हो गया आपको मार्क्स। और मुझे ये पता था क्वांट में, अगर मैं क्वांट चालू करता था आपको इससे डीआई से, हाँ हाँ नहीं सॉरी, मैं क्वांट चालू करता था आपको सिंप्लीफिकेशन से। अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस में 10 मिनट में मेरा एम रहता था कि 10 मिनट में मुझे अराउंड 11 क्वेश्चंस कर लेने हैं। और लास्ट के 10 मिनट्स में मुझे पता था 8 मिनट्स में मुझे डीआई करना है, 2 डीआई करना है, तो वो अराउंड 20 क्वेश्चंस हो गए। और मुझे लास्ट के 2 मिनट में मिसलेनस के भी मुझे फिक्स था कि मुझे 2 तरह का मिसलेनस ही क्वेश्चन करना है, जो अरिथमेटिक प्योर अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते थे, जो एक होता है आपको टाइम एंड डिस्टेंस, और एक टाइम एंड वर्क। ये 2 चीज मैंने काफी प्रैक्टिस करी थी, तो ये मुझे पता था कि क्वेश्चन आएंगे तो मैं बना लूंगा 2 मिनट के अंदर। तो 2 3 क्वेश्चन अगर वहां भी बना लिया आपने, तो 23 24 आप कर सकते हैं इन इन टफ पेपर्स में, मतलब इन मीडियम लेवल पेपर्स। इजी पेपर में आप ज्यादा बना सकते हैं, बट इन मीडियम लेवल पेपर्स में, तो मैंने वैसे ही क्वेश्चन करा था। तो मैं जब दे के आया था आईबीपीएस पीओ, मेरा पहले पहले राउंड में हुआ, पहले शिफ्ट में हुआ था, तो 10 अक्टूबर को मैंने दिया। तो मैंने अराउंड 71 73 अटेम्प्ट किया था, और मेरा यही था ही वो, और मुझे मार्क्स 68 या 69 आए थे मुझे। तो वैसे ही मैंने मेंस के लिए भी मैंने वही एक, मतलब आप वो मैंने अराउंड 40 50 मार्क्स दिए थे मेंस के लिए। तो उसके लिए भी आपका एक, मतलब एक मोस्ट एफिशिएंट पाथ डेवलप हो गया था कि ऐसे ही बनाना है इस चीज को। तो उसके कारण मुझे काफी हाई मार्क्स आए मेंस में, 117 आए। तो ये मतलब मुझे लगा कि बच्चों को ये खुद ही डेवलप करना पड़ता है, ये आप बाहर से नहीं सीख सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और आपका जितना भी प्लान है सुन के मुझे काफी अच्छा लग रहा है और सिस्टमैटिक लग रहा है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट को भी सीखना चाहिए कि ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये मैं इस तरह से करूंगा क्वेश्चन अगर इस तरह से। और आपने ये भी बहुत अच्छी बात बोली कि आप टफर पेपर सोच के गए, ये नहीं सोच के गए कि इजी गया, नहीं आप प्रिपरेशन आप, आपने। हाँ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं हम्म कर सकते हैं आपको हम्म को। इसीलिए क्या होता है कि जब मॉक्स आप देते हैं, तो कोई मॉक आसान होता है, कोई मॉक टफ होता है, कोई मॉक आप अगर प्री डिफाइंड माइंड से जाएंगे कि मुझे 70 स्कोर करना है या 80 स्कोर करना है, तो अगर आपके कम आ जाएंगे उस मॉक्स में, तो आपको लगेगा कि यार मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे कम मार्क्स आ गए, हम्म। क्यों आ गए मुझे कम मार्क्स। नहीं, वो नहीं है आपका कंपटीशन। योर कंपटीशन इज बिटवीन यू एंड योर पोटेंशियल बेस्ट सेल्फ। आपके एग्जैक्टली। आपको क्या लग रहा है कि हम इतना स्कोर कर, हम इसमें, और जब आप रीइवैल्यूएट कीजिएगा पेपर्स को, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हम छोड़ दिए, हमसे बन सकता था ये एग्जाम। तो वो आपका पोटेंशियल बेस्ट सेल्फ है, और आप जो स्कोर किए वो आपका अभी का स्कोर है, तो आपको उस लेवल तक जाना है। तो वही चीज है कि वो आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। और एग्जाम जो होता है दैट इज ऑलवेज कि आपको पता नहीं ना वो कैसा पेपर पूछेगा। तो आप हम्म। अगर प्री डिफाइंड माइंड से जाइएगा, तो आप अगर आसान पेपर आ गया, तो आप 60 करने के बाद कॉम्प्लिसेंट हो जाइएगा कि आप अरे हम्म 60 तो हम कर दिए, मेरा होगा ही, बट कट ऑफ हम्म 68 चला जाएगा। तो वो चीज नहीं हम्म। होता है, वो चीज फिर इशू हो जाता है वहां पे। तो आप एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं, किसी भी कम्पिटिटिव बिल्कुल एग्जाम से आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आशा करते हैं कि स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे कान खोल करके और पॉइंट्स नोट कर रहे होंगे कि किस तरह से करना चाहिए। और एग्जैक्टली इन्होंने भी कहा कि कॉपी ना करें, इनके पैटर्न को देखने की कोशिश करें। हो सकता है कि 100 स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट्स इनके पैटर्न को सेम कॉपी कर पाए, उनके लिए ये वर्क करे और बाकी के लिए ना करे, ये भी हो सकता है। इसलिए अपनी सच्चाई को पहचाने कि आपका ट्रुथ क्या है। ठीक है, आपका वीकनेस कुछ अलग हो सकता है, आपका स्ट्रेंथ अलग हो सकता है इनसे। तो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को पहचाने, ना कि दूसरे के स्ट्रेंथ और दूसरे के वीकनेस को कॉपी करने की कोशिश करें। तो बहुत अच्छी बात की। और जो सिस्टमैटिक मुझे देख करके आपके कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि मुझे तो लग रहा है कि आप एग्जाम देने से पहले ही कॉन्फिडेंट थे कि हाँ मुझे सिलेक्शन हो ही जाएगा, एटलीस्ट प्री प्री में और प्री, मेंस हाँ में। प्री में मेंस में मुझे था, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली जब मेंस के दे रहा था, तो मुझे अच्छे स्कोर्स, मतलब स्कोर्स तो मैं नहीं बोलूंगा, बट परसेंटाइल मेरा काफी अच्छा रहता था उसमें। तो मुझे था कि हम्म मुझे पेपर इसी तरह बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अच्छे स्कोर कर लूंगा। अगर इस तरह से मैंने हम्म पेपर सॉल्व करा, तो मैं अच्छे स्कोर कर लूंगा। तो लास्ट फ्यू वर्ड्स जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस इतना ही कहूंगा कि आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। वो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में बहुत आएंगे, ठीक है, मैंने भी अपने, आई हैव सीन माई अपना फेयर शेयर मैंने भी देखा है।
ठीक है, तो वो आपका एक एग्जाम नहीं होगा, दूसरा होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा होगा। बस वो एक होता है ना कि आपको, वो बोलते हैं ना कि ईमानदारी से लगे रहना है आपको। और होता क्या है कि दो तरह का फेलियर होता है। ठीक है, एक फेलियर होता है कि जिसमें आपको पछतावा नहीं होगा कि काश मैंने ये कर लिया होता, तो एंड रिजल्ट कुछ और होता। और एक होता है कि आपको फेलियर होगा तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने तो सब कुछ करा, हो सकता है कि कुछ मतलब मैं अब आगे देखूंगा, इस एग्जाम में नहीं था मेरे लिए, मैं आगे देखूंगा, पछतावा नहीं होता है आपको। वो जो एग्जैक्टली। रिग्रेट का जो फीलिंग होता है ना, वो बहुत खराब होता है लाइफ के लिए। तो रिग्रेट का फीलिंग आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि अगर आपका नहीं भी हुआ तो आपको रिग्रेट नहीं हो किसी चीज का कि काश मैं ऐसे कर लिया होता तो मुझे कुछ और एंड रिजल्ट मिल सकता था। तो ये जो रिग्रेट वाली फीलिंग को जब भी कोई बच्चे इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि मुझे ये सप्रेस कर लेना है अपना फ्यूचर में, तो उनको, मैं बता रहा हूँ, उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। बस मैं यही बोलना चाहूंगा। अभी जो यूथ हैं जो मतलब एस्पायर कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, ये एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रयास जी, आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को, अपने इतना अच्छा समय दिया, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितनी भी आप आगे एंडेवर्स अपने लाइफ में फेस करें। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।